हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूबॉर्न बेबी के केयर के बारे में। तो जन्म के बाद जब पहली बार बच्चा घर पे आता है तो पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है। बट इसके साथ साथ पेरेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स मन में रहते हैं कि बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड कितनी बार करें, एक बार ब्रेस्ट फीडिंग में कितनी देर तक ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग के बाद हम कैसे बर्प करें, रात में बच्चे को कितनी बार फीड कर सकते हैं, बच्चे की जो नाभि है वो कब सूख के गिरेगी, बच्चे को हम पहली बार कब नहला सकते हैं, या बच्चा ग्रीन कलर की पॉटी क्यों कर रहा है, या दिन में बार बार क्यों पॉटी कर रहा है, या 3 दिन से बच्चे ने क्यों पॉटी नहीं किया। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके साथ साथ और भी जो पेरेंट्स की कॉमन क्वेश्चंस न्यूबॉर्न बेबी के केयर के रिगार्डिंग रहते हैं, उन सारे प्रश्नों का मैं आंसर देने का ट्राई करूंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो सबसे पहली चीज़ जो बर्थ के बाद बच्चों को ज़रूरत पड़ती है वो है माँ के दूध की। तो हमें बच्चे को माँ का दूध इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए। और जो मदर का दूध है बच्चे के लिए 6 महीने तक पर्याप्त मात्रा में सारे न्यूट्रिशन और कैलोरीज की मात्रा प्रोवाइड करता है। तो ज़रूर आप बच्चे को अपना दूध दें, फार्मूला मिल्क या फिर बाहर का दूध ना दें। कोई भी एनिमल मिल्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दूध से ही बच्चे का सही पोषण होता है और इन्फेक्शन से भी बच्चे का बचाव होता है। तो इसीलिए मदर्स मिल्क को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये मिल्क बच्चे की हर तरह से अच्छा ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ कि बच्चे को कितना फ्रीक्वेंटली फीड करें। मदर्स को बच्चे को 2 से 3 घंटे में फीड करना है, हर 2 से 3 घंटे के इंटरवल में फीड करना है। और 24 आवर्स में बच्चे को करीब करीब 8 से 12 बार हम फीड कर सकते हैं। इसमें ऐसा होता है जनरली कि छोटा बच्चा हर 2-3 घंटे में उठ के रोने लगता है फीड के लिए, और फीड करने से फिर शांत होकर सो जाता है। अगर किसी कारण से जनरली छोटे बच्चे जो पहले 1 या 2 वीक में, बर्थ के बाद पहले 1 या 2 वीक में खुद ब खुद उठ के अगर नहीं रो रहे हैं दूध के लिए, तो आप, अगर बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा सो रहा है तो आप हल्का सा सहला के बच्चे को ब्रेस्ट फीड इनिशिएट कर सकते हो, फिर बच्चा सक करने लगता है। तो शुरुआत में बच्चा थोड़ा उतना ज़ोर से सक नहीं करता है, बट धीरे 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 जैसे ही बच्चे को स्ट्रेंथ आ जाती है तो बच्चा अच्छे से फीड करने लगता है। नाइट में बच्चे को कितनी बार फीड करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो नाइट में जनरली बच्चे को 2 से 3 बार फीड की ज़रूरत पड़ती है। और छोटे बच्चे अक्सर ऐसा देखा जाता है रात में ज़्यादा जगते हैं और दिन में सोते रहते हैं। ये भी एक नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मदर्स कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर मेरे को पर्याप्त मात्रा में मिल्क नहीं बन रहा है बॉडी में, तो क्या करें। इसमें ये चीज़ का ध्यान रखें कि देखिए, मिल्क जो प्रोडक्शन है, मिल्क जो मदर की बॉडी में बनता है, ये बच्चों की स्टिमुलेशन से ही बनता है। तो जितना बच्चा दूध लेता है माँ से, उतना ही दूध और बनते रहता है। इसका कारण ये है कि बच्चा जब माँ से दूध ले रहा है तो उस वक्त माँ के बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक है प्रोलैक्टिन जो मिल्क के बनने में मदद करता है, और एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि मिल्क को रिलीज होने में मदद करता है, और जिससे बच्चे को मिल्क की सप्लाई बनी रहती है। तो जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को मिल्क फीड करते रहोगे खुद से, उतना ही आपके बॉडी में मिल्क बनते रहता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है पर्याप्त मात्रा में मिल्क बनने के लिए, वो है मदर को एडिक्वेट रेस्ट की ज़रूरत होती है, स्लीप की ज़रूरत होती है, और गुड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। तो जो माँ है वो बच्चे का ध्यान रख रही है, और बाकी फैमिली मेम्बर से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो माँ के सेहत का ध्यान रखें। करीब 500 से 600 एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की माँ को ज़रूरत पड़ती है बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। जितना मदर का नॉर्मल न्यूट्रिशन, उससे 500 से 600 एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छा प्रोटीन युक्त और गुड न्यूट्रिशन फूड हमको देना चाहिए। हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और उसके साथ सीरियल्स सही तरीके से माँ को देना चाहिए। तो माँ का जो डाइट चार्ट है उसका एक सैम्पल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर लिया है। आप अगर चाहें तो लिंक देखकर आप उस डाइट चार्ट को समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मदर के लिए। मदर को करीब करीब 2 लीटर पानी खुद के लिए पीना होता है, और अबाउट हर फीड के लिए एक्स्ट्रा 200 ml पानी पीना है, ताकि मदर की बॉडी में पर्याप्त मात्रा में दूध बनता रहे। तो मदर का हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ नेचुरल गैलेक्टोगॉग्स, मतलब जो मिल्क की मात्रा को बढ़ाने वाले फूड हैं, जैसे तिल का लड्डू, गोंद का लड्डू, कोकोनट वाटर, और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इन चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हो ताकि आपकी मिल्क की पर्याप्त मात्रा बनती रहे। अब बात करेंगे दूसरी स्टेप की, जो है फीड के बाद बच्चे को हमें बर्प करना होता है। तो बर्प करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि सिर का पोजीशन बॉडी से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। बर्प करने का मतलब ये होता है कि
जो माँ से बच्चा दूध ले रहा है तो दूध लेते वक्त बच्चा कई बार हवा भी स्वालो कर लेता है और वो हवा को निकालना हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ये हवा अंदर जाके बच्चे के पेट में दर्द का कारण बन सकती है। तो हर बार फीड करने के बाद आप 5 से 10 मिनट तक बच्चे को सीधा करके कंधे पे लेके बर्प कर सकते हो, और बर्पिंग की दूसरी पोजीशंस भी आप इस वीडियो में देख सकते हो कि इन पोजीशंस में हम बर्प कर सकते हैं। और बर्प करने के बाद आप बच्चे को सुला दोगे तो बच्चा सो जाएगा। बर्प करते वक्त आप ध्यान रखें कि आप बच्चे को जब बर्प कर रहे हैं तो आपका हैंड कप्ड होना चाहिए, ऐसे फ्लैट नहीं होना चाहिए। फ्लैट हैंड से अगर आप बर्प करोगे तो बच्चे को जोर से धक्का लगता है, और कप्ड हैंड से आप करोगे तो ये मोर जेंटल रहता है बच्चों के लिए, और इससे क्या होता है बच्चों की गैस जो है आसानी से निकल जाती है। और एक चीज़, बच्चे के चिन के नीचे आप एक हल्का सा टॉवल रख दें, क्योंकि बर्प करने के बाद वक्त कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा मिल्क निकल जाता है तो उससे कपड़ा गंदा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें बर्प करना चाहिए बच्चे को। जिन मदर्स के बच्चों को कोलिक पेन की या फिर गैस की वजह से रोने की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उनको मैं ये एडवाइस करता हूँ कि ये हर फीडिंग में 5-10 मिनट रुक के थोड़ा सा बीच में भी बर्प कर लें, या फिर फीडिंग के बाद 15 मिनट तक थोड़ा ज़्यादा देर तक बर्प करें ताकि हवा अच्छे से निकल जाए। इससे भी कई बार जिन बच्चों को गैस की प्रॉब्लम होती है उसको काफ़ी मदद मिल जाती है। मुझे और एक चीज़ बताना मदर्स को बहुत ज़रूरी लगता है कि जो शुरुआत में मदर्स की मिल्क आती है पहले 3 से 5 दिन तक, वो बहुत गाढ़ा और थिक येलो कलर का होता है, जिसको हम मेडिकल साइंस में कोलोस्ट्रम बोलते हैं। वो अपने बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, इम्यून फैक्टर्स होता है, विटामिन ए होती है, और प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। तो भले ही उसकी क्वांटिटी कम है बट उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, और उससे बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी मिलती है। इम्यूनिटी की जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से बच्चों को फ्यूचर में इन्फेक्शन से हम बचा सकते हैं। तो ज़रूर आप अपने बच्चों को कोलोस्ट्रम दें। बात करेंगे कि हम पहली बार अपने बच्चों को कब नहला सकते हैं। तो नहलाने का मतलब जब पानी ढाल के आप पूरे बॉडी पे नहलाना चाहते हो, ऐसा आप तभी कर सकते हो जब बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड, जो नाभि की नाल है, वो गिर चुकी है। के बाद शुरुआती कुछ दिनों में जब तक वो नाभि की नाल लगी रहती है तब तक हम बच्चे को ये रिकमेंड करते हैं कि आप उसको स्पंज बाथ करो, मतलब कपड़े को ल्यूकवार्म वाटर में भिगो के अच्छे से बॉडी को पोंछ लो। बॉडी के हिडन पार्ट्स को पोंछने का ध्यान रखना है, अंडर द नेक, अंडर द आर्म्स, ग्रोइंग, बैक, ये सारी एरियाज़ को अच्छे से पोंछना ताकि वहाँ मैल ना जमे। और डेली आप उसको स्पंज बाथ करते रहें तब तक जब तक कि अम्बिलिकल कॉर्ड ना गिर जाए। और जनरली अम्बिलिकल कॉर्ड को सूख के गिरने में 1 to 2 वीक्स का समय लगता है। तो क्या होता है कि अगर आप जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड है, अगर आप पानी ढालते हो उसके ऊपर तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड मॉइस्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको गिरने में देरी हो जाती है। तो इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड को सूखने के लिए शुरुआती कुछ दिनों में बच्चे को स्पंज बाथ करें। और एक चीज़ कि पहले फर्स्ट 24 आवर्स में जब बच्चे का बर्थ होता है तो हॉस्पिटल से बच्चे को सफाई करके ना, फिर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो आपको देते हैं। उसके बाद फर्स्ट 24 आवर्स में आपको बच्चे को नहीं नहलाना है। इसका कारण ये होता है कि ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट 24 आवर्स में अगर आप बच्चे को नहलाते हो तो कई बार बच्चों में ब्लड शुगर की कमी, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, या फिर बच्चों को हाइपोथर्मिया हो सकती है। तो इसलिए फर्स्ट 24 आवर्स में नहीं नहलाना है, और शुरुआत के कुछ दिन जब तक कि अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं गिरा है तब तक आप बच्चे को स्पंज बाथ करें। उसके बाद आप हल्के गुनगुने पानी से बच्चे को नहला सकते हैं, और नहलाने का टाइम आपको 10 मिनट रखना है। 10 मिनट से ज़्यादा बच्चे को नहलाने की ज़रूरत नहीं है। नहलाने के बाद आप कोई भी अच्छे मॉइस्चराइज़र या फिर कोकोनट ऑयल को बच्चे पे मालिश कर सकते हैं। मालिश जनरली खुद से करना बेहतर रहता है। और एक चीज़ मैं बताऊं कि बच्चों को नहलाने के लिए आप बेबी बार्स या फिर बेबी वॉश का यूज़ करें, जनरल सोप्स का यूज़ ना करें। जनरल सोप्स का पीएच ज़्यादा होता है, तो इससे बच्चे की स्किन को ड्राई होने का या रैश होने के चांसेस रहते हैं। चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अम्बिलिकल कॉर्ड का बच्चे को कैसे ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, लोग अम्बिलिकल कॉर्ड पे गोबर या फिर अलग अलग तरह की चीज़ें, काजल वगैरह लगा देते हैं, जिससे वो कॉर्ड इन्फेक्टेड हो जाता है और बच्चों को इन्फेक्शन की रिस्क रहती है। तो आप ये चीज़ नोट कर लें कि आपको अम्बिलिकल कॉर्ड पे कुछ नहीं लगाना है। अम्बिलिकल कॉर्ड खुद ब खुद ड्राई होकर सूख के गिर जाता है, और उसके बाद अगर आपको कुछ उस पर लगाना है तो आप नियोस्पोरिन या बीटाडिन की पाउडर लगा सकते हो। बट जनरली इस पर आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर कुछ भी उसके ऊपर लगाने जाओगे तो उससे इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। और अगर अम्बिलिकल कॉर्ड में से हल्का सा अगर ब्लड का थोड़ा सा स्पॉट आ रहा है, या फिर येलो कलर के कोई मटेरियल की थोड़ी सी स्पॉट आ रही है जो कि बहुत लिक्विड नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर अम्बिलिकल कॉर्ड चारों तरफ से उसका जो स्किन है वो रेड हो गया है, या फिर वो सूजन दिखाई दे रही है, वहाँ पर स्वेलिंग दिखाई दे रही है, या यहाँ से लिक्विड पस का डिस्चार्ज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि ऐसे चांसेस रहते हैं कि इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्टेड हो गया है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को आप
ड्राई छोड़ देंगे तो वो खुद ब खुद गिर जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे कि बच्चों की जो यूरिन और स्टूल की नॉर्मल पैटर्न क्या होती है। तो पहले तो स्टूल के बारे में बात करते हैं कि जन्म के बाद बच्चा जनरली फर्स्ट 24 आवर्स में स्टूल पास कर देता है, और जनरली वो ब्लैक कलर का होता है क्योंकि बच्चे ने कोई फूड नहीं खाया है, तो इंटेस्टिन के सेल्स जो है वो ही गल के वहाँ पर निकल के आते हैं, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती 1-2 दिन थोड़ा ब्लैक कलर का स्टूल आता है जिसको हम मिकोनियम बोलते हैं, तो उससे नहीं घबराना है, वो नॉर्मल है। उसके बाद जनरली बच्चा गोल्डन येलो कलर का या फिर येलो कलर का या ग्रीन कलर का, कभी कभी ब्राउन कलर का मोशन करता है। बच्चे की जो स्टूल है उसमें कलर, फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी थोड़ी वैरी करती है शुरुआत में न्यूबॉर्न बेबी को। तो ऐसा देखा गया है कि कंसिस्टेंसी थोड़ा कर्ड टाइप की कंसिस्टेंसी होती है, और जो बच्चे माँ का दूध लेते हैं उनका जो पॉटी होती है वो बहुत लिक्विड टाइप की होती है, और जो बच्चे फॉर्मूला फेड पे होते हैं उनका पॉटी थोड़ा थिक होता है। तो हमारे जो लीवर में बाइल बनता है, ये बाइल आके इंटेस्टिन में फूड के साथ मिक्स होता है, और जनरली ये बाइल जब इंटेस्टिन से पास होता है तो इसका कलर चेंज होकर येलो बन जाता है। बट अगर किसी कारण से अगर बच्चे जल्दी जल्दी मोशन पास कर रहे हैं तो वो बाइल को कलर चेंज करने का मौका नहीं मिलता और वो ग्रीन कलर से निकल जाती है, बट इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को अगर सिर्फ ग्रीन कलर की पॉटी है, अगर वाटरी पॉटी नहीं हो रही है या बच्चे को कोई बुखार वगैरह नहीं है, तो जनरली ये ग्रीन पॉटी नॉर्मल होती है बच्चों में। स्टूल की फ्रीक्वेंसी के बारे में बहुत बार पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चा बार बार पॉटी कर रहा है, दिन में 6-8 बार पॉटी कर रहा है, तो क्या ये एबनॉर्मल है? जनरली न्यूबॉर्न बेबी 6 से 8 बार पॉटी कर सकता है अगर ये टोटली वाटरी नहीं है, थोड़ा सा भी थिक है और सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में अगर बच्चा मोशन कर रहा है तो ये नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे 4-5 दिन के बाद पॉटी करते हैं और उसको भी कॉन्स्टिपेशन नहीं मानते हैं न्यूबॉर्न में, क्योंकि कई बार क्या होता है मदर का मिल्क पूरा ही ऑब्जर्व होता है तो रेसिडुअल मैटर नहीं रहता है, तो स्टूल 4 से 5 दिन के बाद निकलता है। बट इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, स्टूल जो है वो हार्ड नहीं है तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन नहीं मानेंगे। स्टूल के बारे में हमें कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इसमें 2 चीज़ें का ध्यान रखें। अगर स्टूल में कोई भी आपको ब्लड की अंश दिखती है तो आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें, या फिर आपके बच्चे का स्टूल पूरा पेल है, मतलब फीका कलर का, वाइट कलर का अगर स्टूल आ रहा है तो ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जॉन्डिस की वजह से बच्चों को फीका कलर का स्टूल आता है। दूसरी चीज़ अब बात करेंगे बच्चों की यूरिन के बारे में। जनरली बर्थ के 48 आवर्स में बच्चा यूरिन पास कर लेना चाहिए, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जनरली बच्चा बर्थ के टाइम पे इमीडिएटली ही यूरिन पास कर देता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इन अ डे बच्चा कम से कम 6 से 8 बार यूरिन करता है। यूरिन का कलर वाटर के कलर के जैसा होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। अगर यूरिन येलो कलर का है तो इसमें 2 चीज़ों की संभावना रहती है। एक तो बच्चे को जॉन्डिस की वजह से कभी कभी यूरिन येलो होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में अगर मिल्क नहीं मिलती तो बच्चे को डिहाइड्रेशन की वजह से येलो कलर का यूरिन होता है। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें, अगर बच्चे को येलो कलर की यूरिन हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। जनरली अच्छी मात्रा से अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ा देते हैं तो जनरली वो यूरिन कलर करेक्ट हो जाता है। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हम बच्चों को कौन सा डायपर यूज़ करें, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि आप कॉटन नैपीज़ का यूज़ करें, ताकि कॉटन नैपीज़ आप रीयूज़ कर सकते हो, उसको क्लीन करके फिर से हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉटन नैपीज़ में जो कॉटन की मटेरियल यूज़ होती है उससे क्या होता है, बच्चे के स्किन के पास एयर सर्कुलेशन मेंटेन होती है। कॉटन नैपीज़ से हवा पास हो जाती है तो एयर बच्चों की स्किन को लगती है और स्किन को हेल्दी रखती है। दूसरी चीज़ है कि कॉटन नैपीज़ जब बच्चा वेट करता है तो इमीडिएटली बच्चा रोता है तो हम चेंज कर देते हैं, तो बहुत देर तक स्किन के साथ जो स्टूल और यूरिन मैटर लगा हुआ नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से डायपर रैश के चांसेस कम हो जाते हैं। डायपर का आप यूज़ तब करो जब आप रात में सो रहे हो, तो बच्चे को आप गीला नहीं छोड़ना चाहते, तो बच्चा रोएगा, डिस्टर्बेंस करेगा, उसकी वजह से अगर आप चाहते हो तो रात को डायपर यूज़ करो, या फिर जब भी आप आउटडोर्स जा रहे हैं तो आप डायपर यूज़ कर सकते हो। बट जनरली दिन में या फिर जब आप घर पे हो तो कॉटन नैपीज़ यूज़ करना सेफ़ रहता है।